अधिनियम 1923, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923। तो हर एक्ट में जो टर्म यूज किए जाते हैं तो शुरुआत जो सेक्शन होते हैं उसमें उनको डिफाइन किया जाता है, ठीक ना। तो उसी में जो भी टर्म चाहे हमने काफी टर्म्स डिफाइन कर दिए हैं। आज के टर्म में पिछले वाले में हमने प्रतिकर आयत किसे कहते हैं, निर्वचन क्या है, ये सब प्रकार का हमने देख लिया। आश्रित कौन है, कौन लोग कर्मकार के मरने के बाद आश्रित श्रेणी में है, वो श्रेणियाँ कितनी हैं, वो सब का हमने पिछले सेशन में बता दिया। आज हम नियोजक के बारे में भी बता दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि निःशक्तता, डिसएबिलिटी, ठीक है, डिसएबिलिटी। अब ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई कर्मकार किसी कारखाना में, किसी फैक्ट्री में नियोजन के दौरान कार्य कर रहा है, ठीक है ना। जैसे आप के पास कै बस हैं? 10। आप 10 बस का संचालन कर रहे हैं। कहाँ बसें चल रही हैं? अकबरपुर से सुल्तानपुर लखनऊ चलवा रहे हैं जी। तो उस पर आप स्टाफ रखेंगे ना, नियोजित करेंगे ना। मान लीजिए एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई आपकी, उसका ड्राइवर चोटिल हो गया, चोट लग गई। अब उसका जो है एक हाथ जो है वो ड्यूटी से योग्य नहीं रहा कि वो गाड़ी चला सके। एक हाथ में जो कुछ दिक्कत आ गई, ठीक ना। तो आपसे प्रतिकर की मांग कर सकता है। आप क्या है? नियोजक। और वो व्यक्ति जो है नियोजित है, कर्मकार, वो आपने उसको रखा है और जो कार्य वो कर रहा है वो कार्य आपके द्वारा नियोजित कार्य कर रहा है, और नियोजित जिस समय है वही कार्य आपको कर रहा है जो आपने उसको अटैच किया, ठीक है। और बाकी भी बड़े ईमानदारी से सावधानी से कर रहा है, बड़े स्नेह से कर रहा है। खुदा न खास्ता ऐसी परिस्थिति आ गई, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसका दाहिना हाथ डैमेज हो जाता है और वो गाड़ी चलाने लायक नहीं रह जाता। आपसे कहता है हमको इतना प्रतिकर दीजिए, कम से कम हमको 100 लाख रुपया दीजिए। आप कहीं नहीं सुनना, नहीं हम दूसरा टावर रख लेंगे। ऐसा नहीं है, वो जाएगा ट्रिब्यूनल कोर्ट में, ठीक है। लेबर कमिश्नर क्या जाएगा, आपके खिलाफ एप्लीकेशन लगाएगा कि मैं इनके यहाँ इस ढंग से नियोजित था और ये कार्य कर रहा था, इस नियोजन के दौरान मुझे ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए हम, और मेरा ये सब मेडिकल कराएगा, मेडिकल प्रूफ लेके जाएगा, वहाँ आपके अगेंस्ट एप्लीकेशन देगा कि हमको इतना आप जो है प्रतिकर दिलाइए। नोटिस आएगी किसको? आपको, और नोटिस पे आपको हाजिर होना पड़ेगा। आप भी भाई अपना वकील करेंगे तो पहले तो यही करेंगे कि ये तो हमारा ड्राइवर है नहीं है, पहला ड्राइवर यही करेंगे, ये हमारा ड्राइवर है, खारिज कर दो, न रहे बांस न बाजे बांसुरी। तो लेकिन जब उसने रखा, जो पे रजिस्टर होता है उसकी फोटो स्टेट उसने ले लिया है, कहीं से अपना ले लिया, अरेंज कर लिया, उसको पेश किया, ये देखिए सर इतने इतने इनके ड्राइवर हैं, उसमें मेरा भी नाम है और ये पर मंथ का भुगतान है ना। तो आपका ही आर्गूमेंट बेकार गया। तो भाई क्या बात है, ऐसा क्यों आप लोग बोल रहे हैं? अब आप इसको प्रतिकर दीजिए, तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है, मानता हूँ मैं कि हमारे कर्मचारी हैं, लेकिन इतना मैं नहीं दे दूंगा, इतना इनको डैमेज नहीं हुआ, इतनी इनको प्रतिकर देने लायक स्थिति में नहीं है। तो वो अपना पॉइंट रखेगा, नहीं हम हमारी जो क्षत हुई है इतने की हुई कम से कम इन आधारों पर, क्योंकि पहले मैं जो गाड़ी चलाता था अब गाड़ी नहीं चला सकता। भाई ड्राइविंग जो होगी दोनों हाथ से होगी ना, वो कार नहीं कर सकता। उसके
जो कार्य करता था उसकी क्षमता में कमी आ गई है तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। बाद में जो लेबर कमिश्नर है आप कैंडिडेट जो है वो फाइल करें, भाई चलो ठीक है, मिल बैठ करके भाई 2 लाख नहीं चलो 1.5 लाख में हम अलाउ कर देते हैं, अपन 16 समझौते के आधार पर। ये भी कहा कर्मकार ने कहा चलेगी, ठीक है ना। मान लीजिए लेबर कमिश्नर ने इसको खारिज कर दिया तो नेक्स्ट हाईकोर्ट चला जाएगा, ठीक ना। ये है आपका प्रतिकार पाने का ये नियम। अब इसमें जो है वो निष्पक्षता कैसे आती है, कितने प्रकार का होता है। एक होता है पार्शियल, डिसेबल, ठीक है ना, डिसेबलमेंट। आंशिक निष्पक्षता, आंशिक निष्पक्षता किसे कहते हैं, अब इसको हम आपको बता, ठीक ना। इसका थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट कि पार्शियल या आंशिक डिसेबलमेंट क्या कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कर्मकार कार्य करने की क्षमता में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कर्मकार के कार्य करने की क्षमता में कमी, आंशिक मतलब थोड़ा कम हो गया, अंश मान। और किसके संबंध में घटती है, नियोजन के संबंध में। बहुत टेक्निकल करता है ये, नियोजन के संबंध में, किसके, नियोजन के संबंध में। नियोजन क्या है यहाँ, मान लीजिए बस वाला उदाहरण बता रहे हैं, क्या वो ड्राइवर है, ड्राइवर है ना, तो नियोजन के संबंध में वो हाथ उसका डिस्टर्ब हो गया था ना, तो वो नियोजन के संबंध में उसकी कार्य करने की क्षमता में कमी आ गई ना, इसको क्या कहते हैं, आंशिक निष्पक्षता। क्या कहते हैं, आंशिक निष्पक्षता। वो जो है कहीं भी बैठ करके और नियोजित कार्य कर सकता है, जैसे मुंशी नहीं रखते हैं तो लेखा जोखा का, मान लीजिए आप बस नहीं चलाएगा तो बैठ के अपना लेखा जोखा देगा, तो कितना वेतन किया गया, कितना गाड़ी मेंटेनेंस लगा, कौन गाड़ी कहाँ डीजल पेट्रोल लगा, इसका लेखा जोखा कर सकता है ना, ठीक है। मान लीजिए फाइन से वो लिखता पढ़ता तो हो गया। लेकिन नियोजन के संबंध में जो कार्य करने की कमी आई है उसको आंशिक, पार्शियल डिसेबलमेंट कहते हैं, आंशिक निष्पक्षता, आंशिक निष्पक्षता कहते हैं, ठीक है। और अस्थाई क्या करते हैं, अस्थाई, इसी को अस्थाई एक दूसरा है, अस्थाई जो है निष्पक्षता, वो क्या है, दुर्घटना के कारण परिणाम स्वरूप ऐसे नियोजन में उपार्जन करने की क्षमता ही कम हो जाती है, ठीक है ना। जिसे दुर्घटना के समय कर्मकार कर रहा था और किसी भी संस्था में वो कार्य करने के लिए जो है वो कार्य करने में असक्षम हो जाता है, ठीक ना। जैसे हम ये पहले बस चलाते थे, लेकिन हाथ डिस्टर्ब होने की वजह से अब ये बस नहीं चला पाते। क्या नहीं चला पाते, बस नहीं चला पाते, ठीक। लेकिन ये छोटी गाड़ी, कार वार जो हल्की गाड़ियां हैं उनको चला लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर, ये आंशिक हो गया।
लेकिन आप कोई उस तरह का काम ही नहीं कर सकते हो किसी भी जगह जाकर के, तो वो क्या होगा? अस्थाई। आप समझे ना? हाँ, तो अस्थाई निसक्तता कहते हैं। ठीक है, जो कार्य करने की वो सक्षम था वो नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा। उस जो कार्य करने के संबंध में जो उसकी क्षमता की कमी थी, स्टॉप हो गया हमेशा के लिए, खत्म। हाँ, माने मोटरसाइकिलों ना चलाए, अब वो चला ही नहीं पाएगा। हाँ, तो ये अस्थाई हो गया। मान लीजिए कार ट्रक नहीं, छोटी कार चला लेता, मोटरसाइकिल तो ये जो है इस तरह से आंशिक और अस्थाई निसक्तता में अंतर है। अब केस नोट करिए, केस मैं आपको बताते हैं, बीच में पता लग जाएगा। केस नोट करिए, जनरल मैनेजर रेलवे बम्बई बनाम शंकर AIR 1950 नागपुर शंकर 230। ठीक ना? जनरल मैनेजर GIB रेलवे बम्बई। सर AIR का ऑल इंडिया रिपोर्ट होता है। हाँ, ऑल इंडिया रिपोर्ट। अब वर्तमान में बॉम्बे का नाम क्या है? मुंबई। पहले क्या था? मुंबई। अब क्या है? मुंबई। हाँ, इसीलिए बॉम्बई है। 1950 में तब क्या था? बम्बई। इसमें मामला क्या है? ये शंकर जो थे, ये रेलवे में A1 पोस्ट पे थे। किस पोस्ट पे थे? A1 पोस्ट पे थे। और दो इंजनों की भिड़ंत हो गई, रेलवे इंजन आपस में टकरा गए। ठीक है ना? इनका एक आंख, दो दांत नहीं, कुछ तो भाई करेगा, दांत में लिखा जाएगा। हाँ, जो दूरदृष्टि रखते थे रेलवे इंजन बैठ करके 10 किलोमीटर का, और दांत जो इनको खाने का काम आता था, चबाने काम आता था, वो दो दांत गायब थे। एक आंख गायब हो जाएगी, माने वो जो टेलीस्कोप था इनका 10-20 किलोमीटर रेंज देखते थे वो गायब हो गया, और दो दांत गायब हो गया। ठीक, मेडिकल रिपोर्ट जो बनी, A&B श्रेणी की कार्य के लिए इनको योग्य नहीं माना गया। ठीक, रेलवे ने कहा भैया A-B श्रेणी की कार्य करने लायक तो आप है नहीं, आपको हम C श्रेणी के में काम में नियोजित कर देते हैं। ऐसी बात है, कहा मैं A और A1 पोस्ट पे था, कहा मैं थर्ड क्लास पे कतई नहीं, हम प्रतिकर लेंगे, और वो भी परमानेंट अस्थायी निसक्तता के आधार पर लेंगे। इनकार कर दिया उन्होंने, नियोजन स्वीकार नहीं किया। भाई शंकर अवतार थे ना, रुद्र अवतार थे, ऐसे थोड़ा चलेगा है? या पहले हिमालय पहाड़ हो, उसके बाद हमको भेज दीजिए कन्याकुमारी, ऐसा नहीं संभव है। हम रहेंगे हिमालय पर, रहेंगे नहीं, क्या उससे नीचे आएंगे, पहाड़ी वाले आ जाएंगे उससे नीचे,
लेकिन कहीं हम जमीन कन्या पे कुमारी पहुंच जाए जमीन पे पाताल मिल जाए। पता नहीं जाएंगे, तो उन्होंने अपना नियोजन नहीं स्वीकार नहीं किया और आप उनके अगेंस्ट क्लेम फाइल किया। कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो ये निःशक्तता आई हुई है क्या आंख की और दांत की, आंख और दांत जो निःशक्तता आई है जी। ये आंशिक है। आंशिक। तो सर लेकिन तो मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखा था कि अस्थाई अभी काम नहीं कर सकते ये। हाँ है, लेकिन अब ये सी वाला कर सकते हैं ये। अब भाई ये जो आंख है ये सी वाला कार्य कर सकते हैं। तो सर एक बात बताइए, ए ग्रेड की सैलरी ज्यादा थी, सी ग्रेड की कम मिलेगी, इसमें इनकी कोई गलती भी नहीं है। नहीं है, लेकिन ये है कि आपको प्रतिकर तो दे रहा है आंशिक वाला भाई, स्थायी प्रतिकर नहीं, आंशिक प्रतिकर। भाई प्रतिकर से तो रेलवे भाग नहीं रहा है, वो कह रहा है भैया हम देंगे, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं हमारी निःशक्तता आई है इस दुर्घटना का, ये आप कह रहे हैं कि अस्थायी है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये अस्थायी है, आंशिक है, आंशिक है। तो इसका निर्णय कौन करेगा? कोर्ट करेगी। कोर्ट ने निर्णय किया कि भैया ये अस्थायी नहीं है, और अस्थायी में ज्यादा अमाउंट मिलता है, आंशिक में कम मिलेगा। मिलेगा भाई, ऐसा थोड़ा है कि आपको दिया नहीं जाएगा, प्रतिकर तो आपको मिलेगा ही। जहाँ 10 बार का नियोजन ही हम कर देंगे सिंपल, लेकिन नहीं माने भाई, शंकर रुद्रा अवतार है, कहीं कुछ नहीं। तांडव फैसला ये आया कि मतलब इनका अस्थायी है। हाँ हाँ, हम बिना तांडव ये मानेंगे नहीं। तो वही डिसीजन आया कि जो इनकी निश्चितता है वो आंशिक। आंशिक, ठीक ना। यदि आपको चोट लग जाती है, क्या लग जाती है? चोट, लेकिन कार्य करने की क्षमता प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। जैसे ये है, इनकी क्या आंखें होगी? 2 आंखें। ये पहले से ही एक आंखें अंधे हैं, क्या है? एक आंख से अंधे, और इसी में इनको चोट भी लग गई क्या? इनकी चूंकि दृष्टि थी ही नहीं, इस आंख सुरक्षित है, तो किस आंख से काम कर रहे थे पहले? जो बची हुई आंख थी। तो अगर इस आंख में थोड़ा मोड़ा डैमेज आया, जिसके कार्य करने की क्षमता में कोई प्रभाव आया, तो पहले वैसे अंधा एक नैन रहे, 2 नैन तो आप थे ही नहीं, एक नैन थे, एक नैन आज भी है, एक नैन जो कार्य आप करते थे पहले आज भी कर रहे हैं, ठीक ना। तो कार्य करने की क्षमता नहीं है, लेकिन कुछ कमी तो आ ही गई। अब चोट लगी है तो कुछ कमी तो आ ही गई। वो नियोजन में कुछ आपको प्रभावित तो करेगी ही, किसी जगह और जाएंगे आप तो कुछ प्रभावित करेगी। मान लीजिए आप पहले एक आंख के भी बिना सुंदर लग रहे थे, चोट लगने से आपकी सुंदरता में ह्रास हो गया, तो भी तो आपको नुकसान हुआ ना। कहीं आप नियोजन में जाएंगे तो उसका आपको साइड इफेक्ट आएगा नहीं आएगा ना। ये कार्य करने की क्षमता कम नहीं हुई है, आप तो उतने ही स्पीड से काम करेंगे। तो ये सब चीजें हैं। अब इसको ये देखा जाएगा कि ये जो आपकी ये छत हुई है, छत तो हुई है भाई, है नहीं छत, कि किसी नियोजन को पाने में युक्त संघर्ष में कितना ये प्रभाव डाल रही है, विपरीत प्रभाव कितना डाल रही है, ये तथ्य का विषय है, ठीक है। इसमें कोई नियम कानून थोड़ा कि भाई जो चीज आस पास नहीं थी उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गई, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है नियोजन में, जो के सामर्थ्य मतलब विवेक के ऊपर है। हाँ, ये तथ्य पर निर्भर करेगा, ठीक ना।
सर जजमेंट जज के विवेक पर ऊपर डिपेंड करता है, कैसा अच्छा देगा, क्या सोचता है। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का कोई ठोस साक्ष्य ना हो, फिर भी अगर आपका पक्ष मतलब मजबूत दिख रहा हो जज को, तो क्या आपके पक्ष में फैसला दे सकते हैं? बिना एविडेंस के कोई कार्रवाई नहीं करेगा। नहीं करेंगे भाई जज क्या जाने, जज के आंख में जो दिखता नहीं है, न्याय जो देवी है उनकी आंख में पट्टी क्यों बनी रहती है, तो वो कुछ जानती नहीं है। जो सामने आएगा उसी पे समीक्षा करेंगे। उसका अर्थ यह है कि हम किसी की तरफदारी नहीं करेंगे। और उसके साथ ये भी अटैच है कि हमारे सामने जो आएगा, जो साक्ष्य आएगा, उसी के आधार पर हम कुछ करेंगे। हम अपना उसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं, जो चीजें आएंगी उसी को, ठीक है ना। कोर्ट जो है वो किसी घटना को किसकी आंखों से देखती है, गवाहों की आंखों से देखती है। गवाह जो बोलते हैं, गवाह जो पेपर्स आते हैं, उन्हीं के जो स्टेटमेंट होता है वो उन्हीं को जोड़ करके अपने आप को घटना स्थल को उपस्थित करता है मानसिक रूप से, तभी तो डिसीजन करता है। इसलिए गवाह का महत्व बहुत ज्यादा है। इसलिए जो गवाह है वो कोर्ट के गेस्ट मेहमान हैं। कोर्ट किस पर निर्भर करती है? गवाहों पर। गवाह न मिले, कोई घटना घटे, गवाह नहीं, क्या करें कोर्ट? किस लिए आप जुडिशरी गए, क्या कर लेंगे भाई? कोई अंतर्यामी है, किसी के भगवान है कि वहां देख लेंगे, दुर्गा में हर चीज जान लेंगे? इतना तो आप में दैवीय शक्ति होती तो क्या करें, घटना ही घटती, आप तुरंत वहीं खड़े होकर बचा लेते ना भाई, गोली घर चली, आप में दैवीय शक्ति है, गोली रुक जाती। लेकिन दैवीय शक्ति जुडिशरी में कहाँ भाई? नहीं है। हमारे यहाँ प्राइवेट मानव है ना, तो उनके जो संसाधन है वही है गवाह, उसी से वो कुछ अपना देखते हैं। वो बात अलग है, कितना देखते हैं, कितनी गहराई देखते हैं, कितना बढ़िया देखते हैं, वो अलग बात है, ठीक ना। अगर आप संतुष्ट नहीं है अगर आगे जाइए। इसीलिए कोर्टों का जो है वो श्रेणी बनी है। ऐसा नहीं है कि ये जो जनपद न्यायाधीश है ये निर्णय सही ही दिए होंगे, हो सकता है इनकी ऑब्जर्वेशन में इनके कोई गलती रह गई, चुक रह गई हो, अगर चुक रही हो तो आगे उसकी सुधार हो जाए। मानिए वहाँ भी नहीं कुछ चुट पकड़ पाया तो यहाँ अंतिम में यहाँ भी इसे फिल्टर नहीं लगता है कि बड़ा झंडा उससे पतला वाला झंडा है और लास्ट सबसे माइन्यूट, तो सुप्रीम कोर्ट एकदम माइन्यूट फिल्टर है। आप समझे ना? ये वीडियो कितना 22, तो ये है